ये पीछे गेट लगा लो। क्वांटाइज्ड का मतलब हर वैल्यू पॉसिबल ना होना। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस present at the center of an atom. Positively charged nucleus present at the center of an atom. At the center of an atom. Next point लिखो, electrons revolve around the nucleus in definite circular paths. ब्रैकेट में लिख लो ऑर्बिट। ब्रैकेट में लिख लो ऑर्बिट, कॉमा स्टेशनरी स्टेट्स। आगे लिखो, now these orbits are considered as energy cells. Now these orbits are considered as energy cells. है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when electrons revolve around the nucleus when electrons revolve around the nucleus, its energy remains constant. Not changing with respect to time. समझ गए? समझे क्या कहा? कि जैसे मैक्सवेल ने कहा था ना रदरफोर्ड के लिए कि भैया इसके तो स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए, इसने कहा नहीं, एनर्जी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब जैसे इसने जो मॉडल बनाया, सबसे पहले तो जो पूरा बोहर्स मॉडल है वो पूरा का पूरा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। ऐसे एटम या आयन जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम या आयन जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस, ऐसा कुछ, ये हमारा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट। ये हो गया n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? समझ गए? अब जैसे मान लो बच्चों, एक बात याद रखो, अभी हम डेराइव भी करेंगे, न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि हायर एनर्जी लेवल पर है, अगर हायर एनर्जी लेवल पर है और उसे नीचे आना है, उसे क्या करना है? नीचे आना है।
तो यहां पर जैसे ये नीचे आना है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन टर्म्स ऑफ electromagnetic, energy is released in terms of electromagnetic radiation, and electron moves from higher to lower energy state, हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। देखो जरा, जैसे डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फाइनल की एनर्जी कम होगी, इनिशियल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी एमिट की है ना। यहां पर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एच न्यू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एस सी बाय लैम्डा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो ये जो नेगेटिव आएगा उसे हम एमिटेड में कंपेंसेट करके हम उसे पॉजिटिव ही लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। सेम इसी तरीके से जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये हायर एनर्जी लेवल पर जाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी इसे दी जाएगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड in terms of electromagnetic radiation, energy is absorbed in terms of electromagnetic radiation, and electron moves from lower to higher energy state। डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वही एच न्यू बराबर एस सी बाय लेमडा। तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आएगा तो समझ लेना, इतना क्लियर है। लिखें ये
एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये डिस्टेंस r पर न्यूक्लियस से, वेलोसिटी इसकी v है, तो इसके पास एक मोमेंटम होता है जिसे क्या कहा जाता है, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो बोहर्स ने इसको भी डिफाइन किया, कैसे आएगा ये नहीं बताया उसने, बस डायरेक्ट वैल्यू दे दिया उसने। देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, of an electron, of an electron when revolve in an, angular momentum of an electron when revolve in an orbit, angular momentum of an electron when revolve in an orbit, in an orbit, line change करके लिखो, it is an integral multiple, it is an integral multiple, it is an integral multiple of it is an integral multiple of h upon 2 pi, h upon 2 pi। यहां पर जैसे जो होता है m इंटू वी इंटू आर, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस, न्यूक्लियस से जितनी दूरी पर है, इसकी वैल्यू n h अपॉन 2 पाई, h वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, ये h अपॉन 2 पाई। यहां पर ये जो n की वैल्यू है, अगर सेल नंबर 1 होगा तो 1 हो जाएगी, सेल नंबर 2 होगा तो 2 हो जाएगी, 3 4, मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स ये पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, लिख लें ये लाइन, एक लाइन लिखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड क्यों, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब हर वैल्यू पॉसिबल ना होना। लाइन चेंज करके लिखो, अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर electron can revolve, electron can revolve only in those orbits, only in those orbits where its angular momentum is quantized, where its angular momentum is quantized, angular momentum is quantized, क्लियर है, क्लियर है, वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर बोहर ने दो चीजों को क्वांटाइज कर दिया, एक तो एनर्जी, दूसरा एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर एक बात और समझते हैं, जैसे बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उससे एक फोर्स का आवश्यकता होता है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, v² बाय r। और अगर हम यही फोर्स की बात करते हैं तो ये फोर्स कितना होता है, mv² बाय r। कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो ये फोर्स चाहिए, ये फोर्स अगर चाहिए तो ये फोर्स मिलेगा कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किस किस के बीच में लग रहा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is responsible for this
फोर्स, और ये कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R ये दोनों सेम ही होंगे। अगर हम बाद में लिख लेना K, Q1 कितना हो जाएगा बच्चों ZE, ये कितना हो जाएगा E अपॉन में R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU। बोलो यार, समझ में आ रहा है बच्चों? ये हटा देते हैं, ये तो लिख लिया है ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं, समझना मेरी बात को, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, mv स्क्वायर अपॉन में r बराबर kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बोलो, ये लिख सकते हैं। यहां पर r से r कैंसिल, ये बात समझ में आया? तो r बराबर kze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। मेरे देखो बोहर्स मॉडल ना मेरे को सबसे आसान लगता है, कुछ नहीं है उसके अंदर, दो इक्वेशन चल रही है, mv स्क्वायर अपॉन r चाहिए, वो कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, दो इक्वेशन है, इस पर ही पूरे हमने डेरिवेशंस कर रखे हैं, है ना। तो ये है हमारे पास mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहां पर v बराबर nh अपॉन 2 पाई mr सेकेंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन 1, तो यहां पर रखो r बराबर kze स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, m से m निपट जाएगा, है ना। यही आ रहा है ना, सब कुछ सही है? ठीक है, तो और कुछ तो कैंसिल, यहाँ r ऊपर जाके जाएगा ना, तो इस r स्क्वायर को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये r बराबर क्या आ जाएगा इक्वेशन मेरे पास, ये r ऊपर चला गया, तो ये 4 पाई स्क्वायर भी ऊपर चला गया, और n, इसको कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे, h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन k e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इंटू z। ये बात समझ में आया? इन सब के वैल्यूज रख देंगे। मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का, है ना। k की वैल्यू हम जानते ही हैं, e हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं, 4 हम जानते ही हैं, पाई का वैल्यू 22/7 हम जानते ही हैं। सारी वैल्यूज अगर हम रख देंगे तो ये 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल में क्या है, ज्यादातर क्वेश्चंस तो इसी से होंगे, लेकिन कई बार वो कहेगा सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन का मास हमने डबल कर दिया, है ना, और
कुछ और वैल्यूज की बात कर ली, तो हमको ये पता होना चाहिए, पर ये याद नहीं रखना है, ये हम डेराइव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो जेईई मेंस में नहीं आएगा, एडवांस में ही पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, ये आ रहा है। अब इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बात किए बच्चों, तो क्या होगा, देखें जरा, ये रेडियस हो गया है ना। अब दूसरी बात यहां पर आती है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए ये टर्म रहा हमारे पास, तो वेलोसिटी बराबर NH अपॉन 2πm। अब r की वैल्यू, पूरी वैल्यू जो आई है वो इसमें रख देते हैं। ये हमारे पास h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन k e स्क्वायर 4π स्क्वायर m, बोलो, इंटू 4π स्क्वायर m इंटू z। तो यहां पर 2 से 2, पाई से पाई चला जाएगा, m से m चला जाएगा, h से h चला जाएगा, n से n चला जाएगा। तो ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा, तो k e स्क्वायर 2π z अपॉन h और ये n, ये लिख लिया है क्या? ठीक है। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। आया? क्लियर है? लिख लें इतना।
चलें नेक्स्ट लिखो बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ रिवॉल्यूशन, एक लाइन लिखो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, number of revolutions of an electron, number of revolutions of an electron in an orbit per unit time, per unit time, per unit time। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो एक सेकंड में वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने चक्कर लगा लेता है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आया ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर कितना क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात सोचो आप, v हो गया कितना मीटर चलेगा एक सेकंड में, और सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लेंगे, उसी में घूम रहा होगा, तो v अपॉन 2πr। समझ गए? इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे ये इसको यही डेराइव करते हैं, आसान रहेगा, v अपॉन 2πr। तो v का वैल्यू हमें कौन सा रखना है, v हमारा ये वाला ना, k e स्क्वायर 2π z अपॉन nh, यही होगा, अपॉन में 2π r, बताओ जरा r का वैल्यू ये आएगा, तो r हमारा कितना हो गया, h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में k e स्क्वायर 4π स्क्वायर m z। आ रहा है आपको समझ? तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, देखो इधर सब कुछ कांस्टेंट है, ये z ऊपर चला जाएगा, z ऊपर चला जाएगा तो z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ये याद रखना है। समझ में आया? समझ गए? ये फील आया मैंने कैसे निकाला, एक सेकंड में कितना घूमेगा, तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, इतना मीटर चला होगा, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 2πr चलना पड़ता है। बात समझ में आया? तो इतना मीटर, मान लो 15 मीटर चल गया, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 2.5 लगा, तो 15 अपॉन 2.5, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। क्लियर है? लिख लें। किस ऑर्बिट में घूम रहा है इस पर डिपेंड करेगा, किसका इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड करेगा, डेट इज एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब हमने Q1 बराबर ZE लिया था तो वो Z क्या था हमारा, एटॉमिक नंबर ही तो था, उतने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसके अंदर, ओ सॉरी प्रोटॉन, क्योंकि जो हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग रहा था उसमें Q1 क्या था, न्यूक्लियस का चार्ज था ना, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन चार्ज तो प्रोटॉन का ही होगा। चले आगे। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड डेफिनेशन लिख लो, टाइम रिक्वायर्ड, time required to complete, time required to complete one revolution in an orbit, time required to complete one revolution in an orbit, in an orbit।
तो T बराबर कितना आ जाएगा 1/f। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ये बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी, लिख लें। क्लियर है? चले आगे। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। ये इसमें 4 बातें तो हो गई हमारी, सबका लेना देना वही 2 इक्वेशन से चल रहा है ना। 2 बातें और बची हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और उसकी पोजीशन के कारण, इंटरेक्शन के कारण, न्यूक्लियस के कारण कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पता है ना। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना? 12 mv², यही आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर ये भी हम जानते हैं क्या कि kZe² में r² बराबर क्या होता है? mv²/r। ये हम ओ वैल्यूज को पुट करके नहीं करते हैं एनर्जी को, है ना, अलग से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसी फॉर्म में आता है, समझे, है ना। तो यहां पर ये r, ठीक है। अब यहां पर हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 mv² बराबर 12 kZe²/r²। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा? हाफ, हाँ आर ही लिखा है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, kZe²/r। ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आएगा ड्यू टू इंटरेक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखूंगा? Q1Q2/r। प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस। क्यों? अपोजिट चार्ज है, लिखवाया था, है ना, सब पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर माइनस का K Q1Q2 डेट इज ZE डेट इज E डेट इज R। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का kZe²/r। तो बच्चों टोटल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करते हैं हम टोटल एनर्जी, है ना, बराबर क्या होगा? प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल, इसको हम टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम भी कह देंगे क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ रहा है हाफ के, ये समझ में आया कि हमने उसी फॉर्म में क्यों लिखा है। और ये कितना आ जाएगा? kZe²/r। बच्चों इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 2r हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का kZe²/2r, kZe²/2r। ये हमारा, बोले कोई तकलीफ? टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन लिखना चाहता हूं मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस का टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी। बात समझ में आया? कभी आपको वो टोटल एनर्जी दे देगा और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, तो ये रिलेशन आपके दिमाग में आने पड़ेंगे। मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस का माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। इसको ज्यादा अच्छा लिखना ये है। क्लियर है? तो वो तो हम यहीं से पहुंच के रिलेशन निकाल सकते हैं।
ये बात समझ में आया? अब बाद में लिखना, पहले समझ लेते हैं। और यहां पर मेरे पास टोटल एनर्जी ये निकल के आ रहा है। इस टोटल एनर्जी को हम क्या कहेंगे? एटम की टोटल एनर्जी। वो हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एनर्जी कह देंगे उसको। ये सब सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, समझ पा रहे हो? अब इसके अंदर टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम बराबर माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। मुझे थोड़ा r का वैल्यू बताओ, आपने लिख लिया है ना? एक मिनट, क्या पूरी वैल्यू? एच स्क्वायर एन स्क्वायर के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, हाँ, एम जेड। ठीक है, तो इसको ऊपर पहुंचा दें, है ना? तो माइनस का के स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? के स्क्वायर ई की पावर 4, है ना, और 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर एन स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज को पुट कर दो, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आया समझ? ये टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इन nth ऑर्बिट, ये निकल आया। इसको अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इसमें पुट कर दो, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ये निकल के आएगा माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जूल पर एटम। आ रहा है बात समझ? बोलो, कोई तकलीफ? समझ गए ये बात, है ना? अब यहां पर फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट अपॉन 4 आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? 3 माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनफाइनाइट सेल का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? समझ गए? तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला, Li2 पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकते हैं, He पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकते हैं, बस उसमें क्या चेंज हो जाएगा? Z, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो वो भी होंगे। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? अब हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में जाना है, फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में जाना है, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस का 13.6 है, इसकी माइनस का 0.85 है, दोनों को माइनस कर दो, उतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए उसे, एब्जॉर्ब करेगा, और करस्पॉन्डिंगली ऊपर से नीचे आना है तो उतने ही एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी को एमिट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहां पर मुझे एक बात और समझ में आती है, फर्स्ट सेल की एनर्जी मान लो यहां है, एनर्जी बढ़ रही है ना, सेकंड सेल की एनर्जी में डिफरेंस ये हो गया, है ना? तो इतना डिफरेंस है, थर्ड सेल में डिफरेंस कम हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ में ऐसे कॉन्जुगेटिव सेल्स में एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, और न्यूक्लियस से बहुत दूर चले गए तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा गया? ये सारा लिख लें।
energy required for transition of an electron देखो जरा, जैसे मान लो फॉर 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, बराबर Sc बाय लैम्डा, है ना। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए ही देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम देख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3.4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 13.6 है, माइनस का 3.4, है ना। अगर हम बात करें 2 से 3 की तो डेल्टा E बराबर E3 माइनस E2, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n इंक्रीजेस डेल्टा E डिक्रीजेस और E इंक्रीजेस। डेल्टा E क्या है, एनर्जी डिफरेंस फॉर 2 consecutive एनर्जी डिफरेंस फॉर 2 consecutive सेल। क्या है जल्दी से, हाइड्रोजन एटम के लिए भी निकाल सकते हैं। एक लाइन लिखो, as value of n increases, value of n increases, energy difference between two consecutive cells decreases, समझ गए? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive cells decreases। अब यहां पर जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम मेनली, है ना, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। अब अगर हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो माइनस का 13.6 है n इक्वल टू 1 में, और n इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी है 0, तो माइनस 13.6 से उसे 0 पे जाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको 13.6, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर इसे पहले ऐसा लिख लो, ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस का 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम, है ना।
अब लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट करके 1312 किलोजूल पर मोल ये आएगी। बात समझ में आया? 1312 किलोजूल पर मोल ये वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ में आ रहा है? लिखें लिख लिया? अब बच्चों यहां पर एक बात और समझो, कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो R बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, यही आया है ना? अब इसके अंदर देखो किस किस में ग्राफ बनाने हैं। R वर्सेस n स्क्वायर है ना, और दूसरा ग्राफ बनाना है R वर्सेस n, ठीक है? इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाने हैं। तो यहां पर जो z है वो कैसा माना जाएगा? कांस्टेंट। तो z अगर कांस्टेंट माना जाएगा तो ये आ गया हमारे पास y, ये आ गया हमारे पास x, क्योंकि n स्क्वायर लिया है तो y इक्वल टू mx, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब r वर्सेस n, अगर हमें r वर्सेस n का ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर r वर्सेस n इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो ये हमारे पास y बराबर k x स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोलिक, है ना? और पैराबोलिक ग्राफ आएगा क्योंकि n लिखा है ना, n लिया है तो आप एक काम क्या करो ना, इसमें x लिख दिया करो, इसमें y लिख दिया करो, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, z तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पैराबोला, पैराबोला ओपन किस साइड होगा? जहां लीनियर टर्म होता है, जहां लीनियर टर्म होगा वहां पैराबोला ओपन हो जाएगा। क्लियर है क्या कहा मैंने? सेम इसी तरीके से अब मेरे को कांस्टेंट n इसके लिए बनाने हैं। तो कांस्टेंट n के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो r वर्सेस 1 अपॉन z और r वर्सेस 1 अपॉन z और r वर्सेस z, इनके लिए बनाना है। तो r वर्सेस 1 अपॉन z के लिए अगर हम बनाएंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और r वर्सेस 1 अपॉन r वर्सेस z, तो r वर्सेस z के लिए y बराबर k अपॉन x लिखना पड़ेगा। पहले हम क्या करते, y बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z था, तो 1 अपॉन z को x मान रहे थे। अरे बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 1 अपॉन z था ना पूरा x, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो xy बराबर कांस्टेंट, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ।
क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी के ग्राफ बना देता हूं, तो वेलोसिटी भाई जानते हैं हम इंटू 10⁶ जेड बाय एन। तो यहां पर ये हमारे पास v वर्सेस n का ग्राफ बनाना है और ये हमको v वर्सेस z ये ग्राफ बनाना है। बताएं जरा, v वर्सेस n का ग्राफ, ये तो कांस्टेंट है, तो v वर्सेस n का ग्राफ एक्स वाई बराबर कांस्टेंट ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? और v वर्सेस z का ग्राफ क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? देखें ये जल्दी से, चलें क्या? मेरे को दो ग्राफ और बनाने हैं। टोटल एनर्जी वर्सेस जेड और टोटल एनर्जी वर्सेस एन। टोटल एनर्जी का मतलब वही है ई एन, है ना? टोटल एनर्जी का मतलब वही है ई एन। क्लियर है? अब यहां पर E बराबर हम जानते हैं कितना, E बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही आएगा, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो ये y बराबर माइनस का k, z की जगह x रख दोगे तो kx स्क्वायर, यही आएगा। तो y बराबर माइनस का kx स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पैराबोला तो आएगा। अब ये पैराबोला ऊपर की साइड जाना चाहिए था, तो यहाँ पर नीचे की साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये y हो गया माइनस का, मेरे को किसका चाहिए? n का, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर y बराबर माइनस के। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही आना है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही आना है, लेकिन ये कैसा आ जाएगा? ऐसा कुछ। क्लियर है? नेगेटिव में चला जाएगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, लिख लें।
चलें, लिख लिया। चलें, क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, 2-3 सरल से ही क्वेश्चन बनेंगे इस पर। तो कैलकुलेट रेडियस ऑन M cell, calculate radius on M cell of He positive, on M cell of He positive, on M cell of He positive. M cell of He positive, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास He पॉजिटिव है, सिंगल इलेक्ट्रॉन He पॉजिटिव, Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N का वैल्यू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ये कहां से चालू होता है, K, L, M, N। तो N बराबर कितना हो गया, 3। क्लियर है। R बराबर 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z, तो 0.529 इंटू N की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 2, और यूनिट क्या आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा है, 0.529 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है, ठीक है, कर लेंगे ना, एंगस्ट्रॉम। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा। क्लियर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट the value of R2 upon में R1, where R1 बराबर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव, R2 क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2। कितना आएगा, हाँ, R2 बराबर 0.529 N स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन लिथियम कितना, 3। समझ में आ गया। और R1 बराबर 529 अपॉन 2, यही आ जाएगा। तो R2 अपॉन में R1 बराबर 4/3 अपॉन में 1/2, डेट इज 8/3।
क्वेश्चन अभी इसमें अच्छे बनेंगे स्पेक्ट्रम पर। चले आगे, एक क्वेश्चन और लिख लो। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, total energy, potential energy of an atom, and kinetic energy of electron, and kinetic energy of an electron, present in first orbit of Li plus 2, present in first orbit of Li plus 2, present in first orbit of Li plus 2। तो बच्चों टोटल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और एन कितना 1, ये कितना आ रहा है माइनस का 13.6 इंटू 9, तो माइनस का 13.6 इंटू 9 कितना आ जाएगा 122.4 आ रहा होगा, माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर तो होता है माइनस का टोटल एनर्जी, तो ये आ जाएगा प्लस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए सिखाया था उसे। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये हमारे पास 2 इंटू माइनस का 122.4, तो कर लेंगे कितना आ रहा है ये 244.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करना है। क्लियर है, लिख लें। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। लिख लिया, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लिखें। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे तो लास्ट में जाएंगे, पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है यही बात कर लेते हैं। लिखो, द पैटर्न और फोटोग्राफ, द पैटर्न और फोटोग्राफ of emergent radiations developed on the photographic plate, is called as spectrum, आगे लिखो, an instrument used to separate radiations of different wavelengths or frequencies, is called as spectroscope. Different wavelengths or frequencies is called as spectroscope. Next line change करके लिखो, spectrum of a substance represent its identity, and for different substances
different substances spectrum cannot be same, and for different substances spectrum cannot be same. Different substances spectrum cannot be same. लाइन चेंज करके लिखो, spectrum can be divided into two types. Can be divided into two types. into two types. पहला लिखो emission spectrum. फर्स्ट लिखो emission spectrum. Emission spectrum. Spectrum. लिखो. When the radiations emitted from some source, when the radiations emitted from some source are passed directly through prism, directly through prism, and then received on photographic plate, are called as emission spectrum. एग्जाम्पल लिखो, स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट, सारा एक साथ समझाएंगे. स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट, spectrum from sunlight, spectrum from, आगे लिखो इसी में, spectrum from heated object like bulb, spectrum from heated object like bulb, ये जो emission spectrum है इसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखना, these spectrum can be continuous or discontinuous. लिखो continuous spectrum. When white light from any source like sun, bulb, etc., is analyzed by passing through a prism, it is observed that it splits into different wide range of colors. These colors are so continuous that each of them merge into next.
So the spectrum is called as continuous spectrum. So the spectrum is called as continuous spectrum. Next लिखो discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum. It can also be of two types. Discontinuous में लिखो it can also be of two types. Also be of two types. Two types. लिखो band spectrum. Band spectrum. Band spectrum. Band spectrum. लिखो band spectrum contains colorful continuous bands separated by dark spaces. Continuous bands separated by dark spaces. Generally molecular spectrum are band spectrum. Next लिखो line spectrum. This is ordered arrangement of lines of particular wavelength क्या this ordered arrangement of lines of particular wavelength separated by dark spaces. Generally atomic spectrum are line spectrum. है ना. लास्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया. लास्ट लिखो ये तो दो टाइप स्टार्टिंग में डिफाइन किए थे. एमिशन स्पेक्ट्रम की दोनों चीजें चल रही थी अभी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. लास्ट लिख लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. लिखो when white light from any source is passed through the solution or vapors of a chemical substance then it is observed that some dark lines are obtained in the continuous spectrum. These dark lines are supposed to result
are supposed to result from the fact that when white light is passed through substance, radiations of some wavelengths are absorbed depending upon substance. चलो अब समझना, अब सारी चीजों को समझते हैं जो जो हमने लिखा है। थक गए? देखो इधर 12th का था एग्जाम, अभी दिए होंगे सबने। 12th में तो बहुत तेज तेज लिखना पड़ता होगा ना, कॉपियां भरनी पड़ती हैं, ऐसे ही होता है 12th? हाँ, इंग्लिश और मैथ्स में होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ये तो मैथ्स में भी है। सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा आता है ना? हाँ, सिंपल आता है मेरे को तो, मैं जितनी बार सुनता हूँ कि सीबीएसई का तो बहुत ही टफ पेपर आता है फिजिक्स का। अच्छा, कितने सेट आते हैं सीबीएसई में? चारों पेपर अलग अलग होते हैं वो? सिटी के लिए 3 आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन अलग अलग होते हैं कि सारे? नहीं, ऊपर नीचे तो ठीक है, क्वेश्चन अलग हो गया तो फिर तो डिफिकल्टी। अच्छा, एक आध क्वेश्चन अलग होता है। अच्छा, नहीं सीबीएसई 11 12th में जैसे जिन्होंने तैयारी नहीं किया, जो पढ़ते नहीं है, और अगर सीबीएसई बोर्ड है तो ठीक है फिर भी कुछ हद तक। वैसे वो 11th भी अपनी बर्बादी कर लेते हैं। अगर आप जैसे सीबीएसई में भी हो, नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि 11th बर्बाद कर लेते हैं, 11th बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि अपन को कोई गोल नहीं होता ना 11th में, इसलिए 10th के बाद तैयारी करना मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप खुद पढ़ने में ठीक हो तो। बात समझ में? पढ़ने में ठीक का मतलब 10th के परसेंटेज पर जजमेंट नहीं होता। मैंने बहुत देखे हैं जो 96-97% बना के आते हैं और खेल खत्म है, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 80% होते हैं लेकिन उनका दिमाग अच्छा चलता है, 75% होते हैं दिमाग अच्छा चलता है उनका। तो वो चीज़ होता है, पता नहीं क्यों 11th-12th में तैयारी नहीं करते हैं कई सारे बच्चे। और आजकल तो नया ट्रेंड चल गया है, 11th-12th ऑनलाइन करेंगे और ड्रॉप में फिर ऑफलाइन में आएंगे, तो वो तो और खतरनाक है, डेंजरस है बहुत ज़्यादा। तो ये आईआईटी में तो फिर भी मुझे लगता है बच्चों को पता है कि ऑनलाइन से कुछ नहीं होना, लेकिन नीट में अभी थोड़ा सा, इस बार थोड़ा मुझे लगता है ट्रेंड चेंज होगा जिस टाइप से अभी पेपर आया है। हाँ, नहीं तो वैसे तो नीट में बहुत, मतलब 2024 तक जो पेपर आ रहा था उनके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा था कि ऐसे, मतलब सोचो आप 10th में कोई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चे का मतलब ये है कि वो परसेंट अच्छा लाया है, तो पहली बार बात करके तो यही लगेगा कि अच्छा ही होगा। कोई अगर 96-97 लाया तो यही लगेगा ना कि अच्छा होगा। तो वो कहता है सर मैं सिर्फ ऑनलाइन कर लूँ। मैं कहता हूँ ABCD तुम्हें पता नहीं कि नीट क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इतने बड़े एग्जाम्स हम घर बैठ के कैसे क्रैक कर सकते हैं? मेरे को बहुत टफ सा लगता है वो सब सिनेरियो। और बच्चा अच्छा होता होगा 1-8 लाख में 1-2 बच्चे जो, जब आप सोचो ना कि अगर ऑनलाइन 10 लाख बच्चा पढ़ रहा है तो 10 लाख में से यार मैं मानता हूँ 100 बच्चा तो ऐसा होता होगा जो मतलब कुछ कैसे भी कर लेगा वो, है ना। लेकिन उस जो 9,99,000 और वो कितना हो रहा है, वो फिगर जो निपटता है वो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे खत्म हो जाता है, जो मेरे को लगता है। तो वो चीज मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर ऑफलाइन में भी तो गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन में ठीक है गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अगर ऑफलाइन से नहीं हो रहा तो ऑनलाइन से तो होगा ही नहीं, ये गारंटी है, फैक्ट है ना। कि अगर ऑफलाइन से नहीं हो रहा
तो ऑनलाइन से तो होगा ही नहीं, ये फैक्ट है। तो वाला चीज है, लेकिन वही है कि जो ह्यूमन ब्रेन है हमेशा सेटिस्फेक्शन ढूंढता है ना, खुद को तो खुश रखना है ना। तो ह्यूमन ब्रेन की आदत होती है कि सेटिस्फेक्शन तो ढूंढना है। अगर वो ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन पक्की बात उसे बहुत समझाया जाता है कि यार देखो 1 महीने पढ़ोगे तुम, फिर उसके बाद पढ़ना बंद कर दोगे। और आजकल को 11th का नया बच्चा, वो 2 महीने निकल चुके होते हैं, कहता है सर मेरा बैकलॉग हो गया। तो वो सारे सिनेरियो आजकल चल रहे हैं, यूट्यूब पे नए नए वर्ड सीख के आ जाते हैं, है ना। आप देखो जो भी टीचर, जैसे अगर अपन बात करें, जो भी टीचर मतलब थोड़ा सा वैसा है ना कि उसे लग रहा है कि नहीं अब मैं को थोड़ा ज़्यादा कुछ करना है, ज़्यादा बड़ा करना है, वो ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाहता आज की डेट में। वो चाहता है कि नहीं अब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। कोई भी आप बड़ा नाम उठा लो इस एजुकेशन इंडस्ट्री का, ऑफलाइन में बहुत लिमिटेशन है ना, ऑनलाइन में पढ़ाना तो है नहीं। तो वो वाला चीज़ें चलता है। अब जैसे मान लो कोई भी टीचर आपका लेक्चर लेने आता होगा, वो सिर्फ 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट से पढ़ाई 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 और पढ़ाई की बातें करता होगा, है ना, उसके अलावा कोई बात होती ही नहीं होगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के टीचर में ये डिफरेंस रहता है, बात समझ में आ रहा है। और ऑफलाइन के टीचर में एक बात करने का एक वो होगा तरीका कि वो जिस तरीके से बात करेगा। आजकल मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन के टीचर में कोई भी कुछ भी बातें करते हैं, वो मतलब पढ़ाने के अलावा सारी बातें होती हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे 11th-12th का जो बच्चा होता है मेनली वो इमोशनली बहुत वैसा होता है, वीक, उसका फायदा उठाते हैं। जितना भी आजकल ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं या फिर ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, वो सब इमोशंस का ही फायदा मेरे को जो लगता है उठाते हैं। चलो वापस आते हैं। देखो जैसे मैंने क्या कहा बच्चों, स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, जैसे मान लो कोई रेडिएशंस एमिट कर रहा है, उन रेडिएशन जो एमिट हो रही है उनको प्रॉपरली एक फोटोग्राफिक प्लेट पे अरेंज कर देना, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अरेंज कैसे होंगी, उसमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो डिवाइस उन रेडिएशंस को अलग अलग कर दे। वो डिवाइस को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप। बात समझ में आया। तो ये जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, एक हमारा क्या हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फिर 2 टाइप का है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर। ये पूरी कहानी सिखाई है मैंने, है ना, ऐसा कुछ चला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसकी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, समझना। जैसे मान लो कि कोई वाइट लाइट है ना, यहां पर हमने ऐसा कुछ स्लिट लगा दिया, स्लिट लगा दिया, ठीक है, और ये हमारा ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हमारा वाइट लाइट गया, ये हमारा क्या जा रहा है, वाइट लाइट। क्लियर है। ये हमारा क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म की क्या करता है, वाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा। ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है, ये हमारा क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहां पर ये वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया जाएगा, है ना, और ऐसा ऐसा ऐसा,
ठीक है। यहाँ पर ये हमारे जो कलर्स आएंगे ना, ये इतने कंटिन्यूस होंगे, जैसे ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और ये रेड। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर एक और आ जाएगा, फिर से बना देते हैं ये, देखो जरा। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ये हमारा कौन सा, विवेक ग्योर, ऐसा। ये बात समझ में आया। अब यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ रेडिएशन। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, वॉयलेट की। वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा। एंगल ऑफ डेविएशन तो समझते ही हैं, है ना, सीधे जा रहा था यहाँ। सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, वॉयलेट। और ये कंटिन्यूअस क्यों कहा जा रहा है, कंटिन्यूअस इसलिए कहा जा रहा है कि वॉयलेट खत्म नहीं हो पा रहा है, इंडिगो चालू हो रहा है, इंडिगो खत्म नहीं हो पा रहा, ब्लू चालू हो रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये बात समझ में आया। बैंड और लाइन स्पेक्ट्रम की बात हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इसी में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है, व्हाइट लाइट तो जा रहा था, लेकिन यहाँ मैंने NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। तो NaCl के सॉल्यूशन ने मान लो 2 लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो को और ग्रीन को, तो वो लाइट पे क्या आ जाएगा, डार्क स्पेस, मतलब ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। बात समझ में आया, दैट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर है, ये लिख लें।